एक गाढ़े ब्रश और जानवर के लाल खून से युवा शामान लड़की टेबल पर रखे पीले तालिस्मान पर एक मंत्र लिख रही थी। तभी उसे अपने पीछे एक सरसराहट की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो पाती है कि दीवार पर लगा एक पीला तालिस्मान नीली लपटों के साथ अपने आप जल रहा है। तालिस्मान को जलता देख वो चिढ़कर सिसियाती है और तुरंत उठकर जल्दबाजी में कमरे से बाहर निकल जाती है। शहर के बाहरी इलाकों में एक पुरानी निजी इमारत में, जो शहर के सबसे बड़े गैंगों में से एक के कब्जे में थी, गैंग के कुछ सदस्य शराब और सिगरेट पीते मज़े कर रहे थे। तभी अचानक कमरे का दरवाज़ा एक धमाके के साथ खुलता है और सबका ध्यान उस तरफ चला जाता है। दरवाजे पर काले सूट में एक युवक खड़ा था, जिसके एक हाथ में बंदूक थी और दूसरे हाथ से वो अपनी सिगरेट जला रहा था। वह एकदम शांत लेकिन गंभीर दिख रहा था। लगता है एक और शिकार खुद चलकर यहाँ आया है। एक गैंग मेंबर लकड़ी का बल्ला घुमाते उसका मजाक उड़ाते उसकी तरफ बढ़ा। युवक ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी बंदूक उठाई और निशाना साधा। गोली चलाते ही वो गैंग मेंबर वहीं ढेर हो गया। अपने साथी को गिरता देख बाकी सब भी उस युवक पर टूट पड़े। बिना वक्त बर्बाद किए युवक ने तेजी दिखाई। वो फुर्ती से इधर उधर मूव करते हुए जवाबी कार्रवाई करने लगा। उसका निशाना बहुत सटीक था और वो एक एक करके सबको बेअसर करता गया। पूरे कमरे में गहमागहमी मच गई, लेकिन युवक ने बड़ी कुशलता से सबको संभाल लिया। कुछ ही देर में सब शांत हो गया और विंसेंट वहाँ रखे एक लकड़ी के बक्से पर बैठ गया। उसने सुकून से एक नई सिगरेट जलाई। तभी उसकी जेब में फ़ोन बजा। उसने देखा कि उसके बॉस का मैसेज था, जिस पर लिखा था, ज़रूरी मिशन है, तुरंत वापस आओ। उसने मैसेज पढ़ा, फ़ोन वापस जेब में रखा और सिगरेट का एक गहरा कश लेते हुए अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे धुएं के साथ अपनी सारी थकान मिटा रहा हो। मोरेटी इंडस्ट्रीज़ की एक ऊंची इमारत में शहर के सबसे बड़े गैंग्स में से एक का मालिक और बॉस एंटोनियो मोरेटी अपने ऑफिस में कुछ डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहा था। तभी उसे दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है और वो सामने वाले को अंदर आने के लिए कहता है। दरवाज़ा खुलता है और विंसेंट कमरे में दाखिल होता है। वो टेबल के सामने आकर एंटोनियो का अभिवादन करने के लिए झुकता है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक बेहद ज़रूरी और पर्सनल मिशन है विंसेंट। एंटोनियो ने विंसेंट की तरफ एक टैबलेट बढ़ाते हुए कहा। जैसे ही विंसेंट जानकारी चेक करता है, उसे सोफिया मोरेटी नाम की एक 8 साल की छोटी बच्ची की प्रोफाइल दिखती है। नाम देखते ही वो तुरंत समझ जाता है कि यह पर्सनल मिशन क्या होने वाला है। कुछ दिनों से कोई मेरी बेटी को निशाना बना रहा है। मैंने अपने हर विरोधी गैंग और राजनीतिक दुश्मनों की जांच की, लेकिन कोई भी कसूरवार नहीं निकला। मुझे नहीं पता कि वे कौन हैं और क्या चाहते हैं। मैंने जितने भी बॉडीगार्ड तैनात किए थे, वे या तो भाग गए या हॉस्पिटल में हैं, और उन्हें भी नहीं पता कि उन पर किसने या किस चीज़ ने हमला किया है। एंटोनियो ने बेबसी में आह भरते हुए कहा। विंसेंट, अब मैं अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए सिर्फ तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। एंटोनियो ने मुस्कुराते हुए विंसेंट के कंधे पर हाथ थपथपाया। मैं आपको निराश नहीं करूँगा बॉस। विंसेंट ने बिना किसी हिचकिचाहट के मिशन स्वीकार करते हुए सिर झुकाया, जिससे एंटोनियो के चेहरे पर तसल्ली भरी मुस्कान आ गई। मोरेटी विला के गेट धीरे धीरे खुलते हैं और एक काली सेडान कार परिसर में अंदर दाखिल होती है। लंबे रास्ते से गुजरते हुए और फव्वारे को पार करते हुए कार विला के मुख्य प्रवेश द्वार की सीढ़ियों में ठीक सामने रुकती है। पीछे का दरवाज़ा खुलता है और विंसेंट कार से बाहर आता है। जैसे ही वो सीढ़ियाँ चढ़ता है, वो देखता है कि दरवाजे पर एक नौकरानी और एक बटलर उसका इंतज़ार कर रहे थे। स्वागत है सर विंसेंट, हमें आपके आने की सूचना पहले ही मिल चुकी थी। बटलर ने नौकरानी के साथ मिलकर उसका स्वागत करते हुए झुककर कहा। अंदर जाते हुए बटलर ने बताया, आपका कमरा दूसरी मंजिल पर छोटी मालकिन के कमरे के पास तैयार किया गया है, ताकि आपके काम में आसानी रहे। तभी अचानक एक तेज चीख उनके कानों पर पड़ती है। तीनों का ध्यान तुरंत ऊपर दूसरी मंजिल की तरफ जाता है। बिना एक पल गवाए वे सीढ़ियों की तरफ भागते हैं। विंसेंट नौकरानी और बटलर से आगे निकलकर तेजी से दौड़ता है और लंबे गलियारे से होते हुए आखिरी छोर पर बने कमरे के पास पहुंचता है। विंसेंट दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो टस से मस नहीं होता। वो अंदर से बंद था और इंतज़ार न करते हुए वो एक कदम पीछे हटता है और लात मारकर दरवाज़ा तोड़ देता है।
धमाके के साथ दरवाज़ा खुलता है और विंसेंट अंदर की तरफ झपटता है, लेकिन कमरे के अंदर कदम रखते ही उसका शरीर जैसे जाम हो जाता है। वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाता, मानो किसी चीज़ ने उसे जकड़ लिया हो। खुद को छुड़ाने की जद्दोजहद के बीच अचानक उसकी आंखों के सामने धारदार सफ़ेद तारों जैसी कई महीन लड़ियाँ दिखाई देती है। जब वो गौर से देखता है तो वे सफ़ेद तार पूरे कमरे में मकड़ी के जालों की तरह फैले हुए थे। फिर उसकी नज़र सामने बेड पर बैठी 8 साल की छोटी बच्ची पर पड़ती है। वह इतनी डरी हुई थी कि उसके मुंह से आवाज़ तक निकल नहीं रही थी। वो डर के मारे सीधे ऊपर छत की तरफ देख रही थी, मानो वहाँ कुछ ऐसा था जो उसे डरा रहा हो। लेकिन विंसेंट को वहाँ सिर्फ हवा और कुछ सफ़ेद तार ही दिख रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ वो छोटी बच्ची अपनी आंखों से कुछ बेहद अजीब और भयानक देख रही थी। सफ़ेद बालों वाली एक औरत, जिसके बाल इतने लंबे थे कि उन्होंने उसका चेहरा ढक रखा था और वे मकड़ी की जालों की तरह पूरे कमरे में फैले हुए थे। वो औरत हवा में तैरते हुए ठीक उस बच्ची के ऊपर झुकी हुई थी और उसका चेहरा बच्ची के चेहरे के बिल्कुल सामने था। विंसेंट अपनी पूरी ताकत से चिल्लाता है, उसकी मांसपेशियां चीख जाती है और आखिरकार वह उन सफ़ेद तारों को तोड़कर खुद को आज़ाद कर लेता है। वह तुरंत बेड की तरफ झपटता है, छोटी बच्ची को अपनी गोद में उठाता है और अपनी बंदूक निकालकर सीधे छत की तरफ टान देता है। लेकिन वहाँ कुछ नहीं था, यहाँ तक कि वे सफ़ेद तार भी गायब हो चुके थे। वहाँ सिर्फ छत थी और नीचे लटकता हुआ तारों और पंख वाले घोड़ों का एक खिलौना था। आखिरकार नौकरानी और बटलर भी वहाँ पहुँचते हैं। अभी इसके पास ही रहो, विंसेंट ने नौकरानी से कहा। नौकरानी ने सिर हिलाया और छोटी बच्ची सोफिया को विंसेंट की गोद से ले लिया। उसने सोफिया को फिर से बेड पर लिटाया और उसे सुरक्षित महसूस कराने के लिए उसके पास बैठ गई। कमरे से बाहर निकलते हुए विंसेंट ने बटलर से पूछा, क्या किसी ने इसके कमरे में कोई अगरबत्ती या ऐसी कोई चीज़ जलाई थी जिससे हेलुसिनेशंस या भ्रम पैदा हो? नहीं सर, यहाँ तक कि वह जो दवाइयाँ लेती है उनका भी ऐसा कोई असर नहीं है। हमने खुद इसकी जांच की है। लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? बटलर ने उलझन भरे चेहरे के साथ पूछा। कुछ नहीं, लेकिन निश्चित रूप से कुछ ऐसी चीज़ है जिनकी खुद मुझे जांच करनी पड़ेगी, विंसेंट ने गंभीर होते हुए कहा। सुबह का ट्रैफिक अपने चरम पर था और मुख्य सड़क पर सभी कारें फंसी हुई थी। इसी जाम में फंसी एक काली सेडान कार में विंसेंट और सोफिया स्कूल जा रहे थे। सोफिया खिड़की से बाहर की अराजकता को देख रही थी कि तभी अचानक उसे अपने पास एक हल्की आवाज़ सुनाई देती है। कार की खिड़की के शीशों पर एक छोटा सा निशान बन गया था और मकड़ी के जालों के आकार में एक छोटी सी दरार फैल रही थी। धीरे धीरे उस दरार से काले काई जैसे एक धुएंधार पदार्थ रिसने लगा और चारों ओर फैलने लगा। देखते ही देखते पूरी कार इस काई जैसे धुएंधार पदार्थ से घिर गई। सोफिया के भीतर एक बुरा एहसास जागने लगा। डर ने उसके दिमाग को जकड़ लिया और उसकी सांसें भारी होने लगी। वह असहज करने वाली भावना इतनी असहनीय हो गई कि उसने कार का दरवाज़ा खोला और बाहर की तरफ भाग खड़ी हुई। विंसेंट हक्का बक्का रह गया। उसने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया धीमी थी। वह फुटपाथ पर उसका पीछा करते हुए उसके पीछे भागा, जबकि राहगीर हैरान होकर उन्हें पीछे मुड़ मुड़कर देखने लगे। सोफिया बिना कुछ सोचे समझे भागी और दो इमारतों के बीच एक पतली गली में घुस गई। वो फर्श पर बैठ गई और अपने पैरों के बीच अपना सिर छिपा लिया। उसकी आंखें खोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। विंसेंट ने एक ठंडी सांस ली। उसके हालातों को जानते हुए वो उसे डांटने की हिम्मत नहीं कर सका। वो उसे उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए नीचे झुका, लेकिन लगभग तुरंत ही रुक गया, या यूँ कहे कि वो हिल भी नहीं सका। एक तीव्र दबाव ने उस पर हमला किया, जिससे वो अपनी एक भी मांसपेशियों को हिलाने में असमर्थ हो गया। सदमे में उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। पिछली रात जैसा ही कुछ फिर से हो रहा था, लेकिन इस बार उसे वे सफ़ेद बाल नहीं दिख रहे थे, बल्कि इस बार चारों ओर अंधेरा छा गया था, मानो अचानक रात हो गई हो। जैसे जैसे उसका तनाव बढ़ रहा था, विंसेंट को अपने पीछे कुछ रगड़ने की आवाज़ सुनाई दी। उस भारी दबाव के बीच किसी तरह अपना सिर पीछे घुमाकर उसने देखा कि कुछ दूरी पर फर्श पर 5 गहरे निशान बने हुए थे। वह ज़मीन पर किसी धारदार ब्लेड जैसी चीज़ के रगड़ने और उनकी ओर बढ़ने की आवाज़ सुन सकता था। दिल की हर धड़कन के साथ उसका तनाव और डर बढ़ता जा रहा था। वह दबाव अभी भी उसे नीचे दबाए हुए था और ठीक उसी समय जब उसकी बेबसी अपने चरम पर थी, अचानक कहीं से एक चीज़ उसके सामने आ गिरी।
वह लाल रंग की सामान की पोशाक पहने एक लड़की थी, जिसके हाथ में एक रहस्यमयी स्टाफ थी। विंसेंट के सामने उतरते ही बिना एक पल गवाए उसने तुरंत एक पीला तालिस्मान निकाला और अपने सामने फेंक दिया। वो तालिस्मान हवा में उड़ा और एक अदृश्य दीवार से टकराया, जिससे एक अर्धगोलाकार नीली बिजली की थाल बन गई, जिसने एक अजीब और डरावने जीव को आगे बढ़ने से रोक दिया। वह जीव चिल्लाया और आगे की ओर बढ़ा, लेकिन उस सामान लड़की ने उस ढाल को अपनी जगह पर बनाए रखने के लिए अपनी लाठी को फर्श पर दे मारा। लेकिन इस जीव की ताकत बहुत ज़्यादा थी। ढाल टूट गई और वो लड़की पीछे की ओर ढकेल दी गई। वह ज़मीन पर फिसलते हुए विंसेंट के पीछे जाकर रुकी और उसका हुड पीछे गिर गया, जिससे उसका चेहरा सामने आ गया। आखिरकार वो दबाव गायब हो गया। विंसेंट आखिरकार हिल डुल सका और तेज़ी से उस सामान की ओर बढ़ा। तुम कौन हो? यहाँ आखिर चल क्या रहा है? विंसेंट उस सामान पर चिल्लाया। सामान ने कुछ नहीं कहा। उसने एक और तालिस्मान निकाला और उसे विंसेंट की छाती पर चिपका दिया, जिससे वह हैरान रह गया। वह उस पर फिर से चिल्लाने ही वाला था कि तभी तुरंत रुक गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि उसे अपने पीछे गुर्राने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। तेज़ी से उसने अपनी बंदूक निकाली और पीछे मुड़ा। उसने जो देखा, उसने दुनिया के बारे में उसके सारे विश्वासों को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। एक अजीब और डरावना जीव अपने चारों अंगों के बल उनकी ओर बढ़ रहा था। उसके नुकीले दांत और सींग उसे पहचानने के लिए काफ़ी थे। वह एक दानव था, अपने चारों अंगों पर चलने वाला एक दानव, जिसकी पीठ पर एक सुर्ख लाल गॉर्ड बंधा हुआ था और आसपास से काला धुआं तेजी से उस पात्र के अंदर समा रहा था। अपनी पूरी ताकत से चिल्लाते हुए विंसेंट ने दानव पर कई गोलियां चलाई, लेकिन सारी गोलियां दानव से टकराते नीचे गिर गई। उसका एक बाल भी बाका नहीं हुआ। विंसेंट का चेहरा उतर गया। ऐसी चीज़ से निपटने का उसके पास कोई रास्ता नहीं था, जिससे गोलियां भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। तभी वो सामान लड़की उसके पास आई और उसने उसकी बंदूक की बैरल पर एक छोटा लाल तालिस्मान चिपका दिया। विंसेंट ये देखकर हैरान रह गया, लेकिन इससे पहले कि वो उससे कुछ पूछता, उसकी बंदूक अपना आकार बदलने लगी। कुछ ही सेकंड्स में वह एक लंबी और बड़ी नाली वाली बंदूक में बदल गई, जिसकी नाली पर अज्ञात चमकदार क्रिम्सन जादुई शब्द लिखे हुए थे। अब गोली चलाकर क्यों नहीं देखते? सामान लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। विंसेंट को एक के बाद एक झटके लग रहे थे। वो उससे बहुत सी बातें पूछना चाहता था, लेकिन अभी सही समय नहीं था। उसने उस पर भरोसा करने का फैसला किया। अपना हाथ उठाते हुए उसने बंदूक का निशाना अपनी ओर बढ़ते हुए दानव पर साध दिया। जैसे ही उसने ट्रिगर दबाया, उसे महसूस हुआ जैसे उसके भीतर से कुछ खींच रहा हो, और तुरंत ही नली से एक क्रिम्सन ऑरा में लिपटी हुई गोली बाहर निकली। गोली सीधे दानव के चेहरे पर लगी, लेकिन पहले के विपरीत इस बार यह असरदार रही। जिस जगह पर गोली लगी थी, वहाँ से एक क्रिम्सन आग भड़क उठी और उसने दानव के पूरे शरीर को अपनी चपेट में ले लिया। वह दर्द और गुस्से में चिल्लाते हुए, कराहते हुए फर्श पर लौटने लगा। तुरंत ही सामान लड़की ने दानव पर एक और तालिस्मान फेंका, लेकिन इससे पहले कि वो तालिस्मान वहां पहुंच पाता, दानव के पीछे एक घूमता हुआ हरे रंग का धुएंदार पोर्टल प्रकट हुआ और उसने दानव को एक ब्लैक होल की तरह अंदर खींच लिया। पोर्टल के गायब होते ही दानव बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो गया और वो तालिस्मान किनारों से जला हुआ जमीन पर गिर गया। अंधेरा धीरे धीरे छटने लगा, आसमान साफ हो गया और सूरज की रोशनी फिर से नीचे चमकने लगी। वह भारी दबाव पूरी तरह से खत्म हो चुका था। विंसेंट उलझन और उत्सुकता से अपनी बंदूक को देख रहा था। वो फिर से अपने असली रूप में आ चुकी थी। क्या मैं इस समय कोई सपना देख रहा हूँ? विंसेंट बड़बड़ाया। पहली बार में ऐसा हर किसी के साथ होता है। तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी, चिंता मत करो, सामान लड़की ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा। विंसेंट सवाल पूछने के लिए उसकी तरफ मुड़ा, लेकिन अचानक उसे चक्कर आने लगे। उसकी आंखें पलट गई और वो बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ा। मैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में तो भूल ही गई थी। सामान लड़की ने अपने माथे पर हाथ रखा और फर्श पर बेहोश पड़े विंसेंट को देखते हुए पछतावे में अपनी जुबान दबाई। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका शुक्रिया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करें। और आपको अगर ये कहानी और आगे देखनी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।